आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान, पुस्तक का नाम है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। तो आज की इस क्लास में कार्ल मार्क्स अध्याय से संबंधित लघुतरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है? मार्क्स से पूर्व अनेक ब्रिटिश व फ्रेंच विचारक हुए जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए जा चुके थे। इन लेखकों के द्वारा न तो परिवर्तित घटनाक्रम की कोई व्याख्या प्रस्तुत की गई थी और न ही विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन प्रदान किया गया था। तो कार्ल मार्क्स से पहले जितने भी विचारक हुए, उन्होंने जो भी उस समय की जो घटनाएं थी, न तो उनका सही जिक्र उन्होंने प्रस्तुत किया और न ही समाज के जो हालात थे उनको सुधारने के लिए उन्होंने अपना कोई पक्ष रखा था। इसलिए मार्क्स ने पूर्व के समाजवादियों को स्वप्न लोक के समाजवादी कहा जाता है। यानी उन्होंने केवल कल्पना की थी, समाज जो व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने कोई अपना ठोस उन्होंने प्रयास नहीं किया गया था, ठोस व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा नहीं होकर के उसको एक हम व्यवहारिक दर्शन मान सकते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने केवल समाजवाद की कल्पना नहीं की, बल्कि उन्होंने इसके पक्ष में अपने तर्क भी प्रस्तुत किए गए कि किस प्रकार से समाज जो व्यवस्था है उसको हम किस तरह से उसको व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ठोस उपाय भी बताए थे। मार्क्स ने आधुनिक समाजवाद की बड़ी गूढ़ता एवं आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए विधिवत प्रक्रिया का निरूपण भी किया है। उन्होंने पूंजीवाद के अंतर्गत बहुत सारे दोष निकाले थे और उनका कहना था कि पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत समाज में दो वर्ग बन जाएंगे और दोनों वर्गों में संघर्ष होगा। उसका परिणाम ये होगा कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और पूंजीवाद का अंत होने के बाद में एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी ना, एक ऐसा समाज होगा जिसमें किसी का कोई वर्ग नहीं होगा, सब समान होंगे। इस प्रकार समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकाल करके उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। प्रसिद्ध विचारक लेन लकास्टर के अनुसार मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के दो प्रमुख आधार हैं। अब कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, इसके प्रमुख कारण क्या है? पहली बात है कि यह वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर। दूसरी बात, यह पुरानी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझता है, वर्ण नवीन व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। तो प्रमुख विचारक लेन लकास्टर के अनुसार ये दो प्रमुख तर्क हैं जिसके आधार पर हम कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का विचारक कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाइए। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो कि मार्क्स का एक बहुत ही अच्छा विचार माना जाता है, तो ये वास्तव में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये है क्या? तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सरल अर्थ यह है कि सृष्टि है, यह मूलतः है भौतिक है और यह अपना वाद प्रतिवाद और संवाद वाले द्वंद्वात्मक प्रणाली से करती है। तो कार्ल मार्क्स यह कहता है कि इस सृष्टि के अंतर्गत जो भी होता है उसका जो मूल है वो क्या है? पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। चाहे वो समाज की प्रणाली हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, उसमें जो भी परिवर्तन होता है वो एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होता है। तो कार्ल मार्क्स यह कहता है कि वो जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों से होकर गुजरती है और वो 3 चरण है वाद, प्रतिवाद और संवाद। इस प्रणाली के माध्यम से ही समाज के अंतर्गत जो भी घटना होती है वो सब इसी के कारण से होता है। इसको भी द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष। कार्ल मार्क्स यह कहता है कि चाहे वो समाज हो, चाहे पदार्थ हो, हर के अंतर्गत संघर्ष होता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसमें बदलाव होता है। मानव समाज का विकास भी इसी पद्धति के द्वारा हुआ है। तो कार्ल मार्क्स इस भौतिक या पदार्थ के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि आज जो मानव समाज जिसको हम जिस रूप में देख रहे हैं उसका विकास भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मार्क्स के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का जो मूल आधार है वो है पदार्थ या जड़ तत्व।
यानी जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो ही सृष्टि का मूल आधार है। संपूर्ण सृष्टि एक प्राणी शरीर की तरह जिसके सब भाग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु का स्वयं को स्वतंत्र या निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। कार्ल मार्क्स यह कहता है कि चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई कुछ भी हो, वस्तु हो, यानी हर एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती है। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है वो स्वतंत्र नहीं रह सकती, वो एक दूसरे पर आश्रित होती है। सृष्टि का जो मूल तत्व है वो क्या है? पदार्थ है। पदार्थ गतिशील है और इसलिए उसमें परिवर्तन का लक्षण भी पाया जाता है। कार्ल मार्क्स यह कहता है कि हर पदार्थ के अंतर्गत गतिशीलता होती है और गतिशीलता के कारण उसमें परिवर्तनशीलता का लक्षण पाया जाता है। वस्तुओं में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक है मात्रात्मक परिवर्तन, एक होता है गुणात्मक परिवर्तन। मार्क्स ने द्वंद्ववाद को भौतिकवाद के संदर्भ में अपनाया है और इसके द्वारा वस्तुओं में परिवर्तन की व्याख्या की। तीसरा प्रश्न है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? तो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत है यह भी कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से माना जाता है। मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत है उसकी इतिहास की आर्थिक व्याख्या का अभिन्न अंग है। उसने संपूर्ण मानव इतिहास को और विशेषकर पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर विचार किया है और उसने भविष्य के समाजवादी समाज की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना है। मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद क्रमशः स्थापित, कार्ल मार्क्स यह कहता है कि सबसे पहले जो अवस्था आई थी वो थी आदिम साम्यवादी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत न कोई वर्ग था, न कोई किसी प्रकार का समाज में कोई मनमुटाव था, यानी सभी जीव क्या थे? सुखी थे। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार सबसे जो पहली अवस्था वो थी आदिम साम्यवादी अवस्था। उसके बाद में आता है दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और अंत में आता है वर्ग विहीन समाज की स्थापना। तो इसमें से कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि आदिम साम्यवादी अवस्था को छोड़ करके बाद में जो दास अवस्था है, सामंती अवस्था है, पूंजीवादी अवस्था है, इन सभी के अंतर्गत समाज में दो वर्ग रहे और हर वर्ग के अंतर्गत आपस में क्या है? संघर्ष है। और इस आर्थिक द्वंद्व की बाहरी अभिव्यक्ति वर्ग संघर्ष है। कहने मतलब हर वर्ग के अंतर्गत है, हर अवस्था के अंतर्गत दो वर्ग रहे, दोनों वर्गों में क्या रहा है? संघर्ष है। मार्क्स से संपूर्ण मानव इतिहास को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। उसने सभी सिद्धांतों का खंडन किया, बताया कि इतिहास को समझने की कुंजी क्या है? वो वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स यह कहता है कि यदि हमें इतिहास को जानना है तो इसके लिए हमें वर्ग संघर्ष को समझना होगा। बिना वर्ग संघर्ष के हम इतिहास को नहीं समझ सकते। मार्क्स के अनुसार जब किसी समाज में आर्थिक उत्पादन के उपादान यानी साधन व तकनीक में परिवर्तन जाता है तो इससे उस समाज की अवस्था में भी परिवर्तन जाता है। वर्ग संघर्ष के दौरान राज्य शोषित वर्ग का क्रूर दमन करता है ताकि शोषक वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार वर्ग संघर्ष के दौरान राज्य की भूमिका तटस्थ एवं निष्पक्षता की नहीं होती है, अपितु शोषित वर्ग के विरुद्ध शोषक वर्ग के समर्थन की होती है। यानी राज्य किसका लेता है? जो शोषण करता है उसका। मार्क्स का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में दोष पाए जाते हैं और इसमें तीव्र वर्ग संघर्ष का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज के विचारों को समझाइए। मार्क्स एक साम्यवादी विचारक है। उसके दृष्टि में राज्य वर्गीय अन्याय वाले समाज से संबंधित संस्था है, जिसमें उसका मानना है कि एक वर्ग विहीन समाज यानी वर्ग विहीन समाज वो किसको मानता है? कौन सी अवस्था को मानता है? साम्यवादी अवस्था को। इसमें एक न्यायपूर्ण समाज होगा जिसके साथ राज्य का अंत हो जाएगा और एक आदर्श समाज वर्ग विहीन समाज के साथ ही राज्य विहीन समाज भी होगा। यानी समाज या राज्य विहीन समाज एक ऐसा होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा। राज्य विहीन और वर्ग विहीन आदर्श समाज में जाति, धर्म, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप वस्तुएं या पारिश्रमिक प्राप्त होगा और जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था भी होगी। स्वयं मार्क्स के अनुसार पुराने बुजुर्ग समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगा। इस दृष्टि से समाजवादी समाज एक संक्रमणकालीन समाज होगा जो क्रमशः साम्यवादी समाज में परिवर्तित हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक आदिम साम्यवादी अवस्था को लेकर को छोड़ करके बाकी जितने भी समाज में जो अवस्था रही है उसके अंतर्गत क्या होगा? समाज में दो वर्ग हो गए, दोनों वर्गों के अंतर्गत
संघर्ष होगा। यानी उसी को क्या कहता है कार्ल मार्क्स है, उसी को वो संक्रमणकालीन समाज कहता है। जो बाद में किस में बदल जाएगा, वो साम्यवादी समाज में बदल जाएगा। वो अंतिम अवस्था मानी है कार्ल मार्क्स ने। समाज की साम्यवादी अवस्था पूर्णतः वर्ग विहीन होगी और इसलिए राज्य विहीन भी अवस्था होगी। कार्ल मार्क्स यह कहता है कि जो अंतिम अवस्था आएगी उसमें न कोई वर्ग होगा और न कोई राज्य होगा, सब समान होंगे। तो ये था आज का हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। परीक्षा की दृष्टि से सभी जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।